बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से आगाज़ करते हैं जी बाकायदा तौर पर हम अपनी चीज़ों का जिनको हमने पढ़ना स्टार्ट करना था। कल हमने देखा था कि कैफ 2 में किस तरह से सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन के कुछ चैप्टर्स मौजूद हैं, इनकम टैक्स के चैप्टर्स मौजूद हैं, चैप्टर 4 to 16, और फिर सेल टैक्स के कुछ चैप्टर्स हमें नज़र आते हैं। फिर हमने देखा था कि इसमें ट्रेंड क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका क्या पैटर्न है, कैसे चल रहा है, ये सारी बातें भी हमने देखी थी। फिर हमने सबसे पहले ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। हमने कहा ये सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन आप कंट्री के अंदर ऐसा नहीं बना सकते जो इसके अगेंस्ट हो। यानी इस बात का मतलब क्या है कि अगर कभी किसी लॉ में, लॉज हमारे पास ये कल हमने लिखे थे, इनमें और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो कौन प्रीवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवेल करेगा। ठीक होगी ना बात। फिर हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर देखा था कि अच्छा क्या स्ट्रक्चर क्या है। हमने कहा 3 हिस्सों में बटी हुई चीज़ है, सेक्शंस हैं और फिर शेड्यूल्स हैं और फिर रूल्स हैं। आज इंशाल्लाह हमें इसमें से गो थ्रू करेंगे तो हमें ये बात थोड़ी फर्दर क्लियर भी हो जाएगी। फिर हमने कहा अच्छा जी टोटल तकरीबन 241 सेक्शंस अवेलेबल हैं इस लॉ के। सेक्शन नंबर 1 क्या करता है? हर लॉ का सेक्शन 1 क्या करता है? टाइटल दे देता है, एक्सटेंड बता देता है और कमेंसमेंट डेट बता देता है। ठीक है ना। और तकरीबन तमाम कवानीन में कोई भी लॉ जब आप पढ़ेंगे उसका सेक्शन 2 क्या कर रहा होगा? डेफिनेशंस दे रहा होगा। लॉ को डेफिनेशन कब देनी पड़ती है? जब हम डिक्शनरी मीनिंग से डेविएट करते हैं। डिक्शनरी मीनिंग से हम 2 तरह से डेविएट करते हैं। या तो हम कहते हैं यार डिक्शनरी में जो कुछ लिखा है इसको तो छोड़ ही दो, तो फिर क्या करते हैं? मीन्स लगा देते हैं। या हम कहते हैं नहीं नहीं डिक्शनरी में जो कुछ लिखा है वो तो लिखा ही लिखा है लेकिन इसमें ये भी शामिल कर लो, तो फिर क्या करते हैं? इंक्लूड्स लगा देते हैं। ठीक होगी ना बात। इसके ऊपर हमने कल सारी की सारी गुफ्तगू की थी। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो सेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर फिर बात करेंगे, अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ। उससे पहले कुछ 1-2 और बातें करते हैं। ये 2 वर्ड इसको लिख लें अपने पास। क्या लिखा हुआ है? नॉट विद स्टैंडिंग। लॉ में एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था नॉट विद स्टैंडिंग। इसका क्या मतलब है? और जब ये वर्ड कहीं पे आ जाएगा तो फिर उस सेक्शन को हमने कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लीगल प्रोविजन। ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या मतलब? जब हमें किसी सेक्शन को सुपीरियर बनाना हो, जैसे अभी हमने एक बात की है सुबह सुबह आते ही, दोबारा भी आज रिपीट किया उसको, क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर है। ठीक है ना। ये एक जर्नल हमने अभी उसूल सीखा है। अच्छा जब हमने हमने इनकम टैक्स में अभी पढ़ा कि 241 सेक्शंस हैं। बाद दफा सेक्शंस की आपस में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। आप इसे ऐसे कह लें सेक्शन की आपस में लड़ाई हो जाती है। एक सेक्शन कुछ कह रहा है, दूसरा सेक्शन कुछ कह रहा है। किसकी माने भाई? इस लफ्ज का लेजिस्लेटर सहारा लेता है कि किसकी माननी है। जिस अगर 2 सेक्शन की आपस में लड़ाई हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन हुई है, तो किसकी चलेगी? जिसके साथ ये वाला लफ्ज लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक है ना। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है भाई ये वाली बात सुनो जो मैं यहां लिखने लगा हूं। बाद दफा मेंशन भी करते किसकी ना सुनो। किसकी ना सुनो? वो कहता है ऐसे लफ्ज ऐसे आएगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। या बाद दफा क्या करता है? इन दिस एक्ट। बाद दफा क्या करता है? एनी अदर लॉ। कोई सेक्शन ऐसा आता है वो कहता है किसी भी कानून में कोई भी बात लिखी हो ना, लेकिन ये वाली बात चलेगी जो यहां लिखी हुई है। इसका मतलब है अब यह सबको ओवरराइड कर रहा है। क्योंकि बाद दफा 2 लॉ भी आपस में टकरा जाते हैं ना। इनकम टैक्स और सेल टैक्स टकरा गया, कोई और कानून और दूसरा कानून आपस में उनकी लड़ाई हो गई, टक्कर आ गया, कंट्रास्ट में आ गए। तो जिसके साथ नॉट विद स्टैंडिंग लिखा होगा ना, इसका मतलब है उसकी बात मानी जाएगी उस वक्त। और मेंशन भी कर देंगे कि किसके मुकाबले में। मसलन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 17। वो कह रहे हैं सेक्शन 17 में जो लिखा है ना उसको भूल जाओ, फिलहाल जो यहां लिखा है ना इसको याद रखो।
इन दिस सेक्शन का ये मतलब है। मेंशन कर देंगे कि यार सेक्शन 17 में जो लिखा है वो नहीं, जो यहां लिखा है उसको मानो। या बाद दफा लिखा होगा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, यार इस कानून में जहां भी जो बात लिखी है ना उसको भूल जाओ, फिलहाल ये वाली बात माननी है आपने। बात समझ आ गई? आगे चलेंगे तो फिर रोज हम इस पर वापस आ रहे होंगे, जब जब हर सेक्शन पढ़ेंगे फिर आपको बताएंगे कि देखें इसको हम यूं क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। तो नॉटविथस्टैंडिंग का क्या मतलब हो गया? ओवरराइडिंग, सुपीरियर बनाना। जैसे अगर हम अपने रिलीजन से कहीं इसको लिंक करें ना, तो बुखारी शरीफ की एक बड़ी मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार। जब मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इस हदीस को पढ़ता हूं ना, तो मुझे नजर आता है कि जैसे इस हदीस से पहले क्या लगा हुआ है? नॉटविथस्टैंडिंग। क्या मतलब? जब हम जिहाद का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, नमाज का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, ज़कात का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। लेकिन ये हदीस क्या बता रही है कि वहां जो मर्जी लिखा है, अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो कोई काम नहीं आएगी ये चीज़ आपके। ओवरराइडिंग, तो ये हदीस ओवरराइडिंग हदीस है कि ज़कात के अंदर चैप्टर में जो कुछ लिखा है लिखा रहे, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात। हज के चैप्टर में जो मर्जी लिखा है, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात। ऐसे ओवरराइडिंग असल में क्रिएट होती है, ठीक है ना? तो इसी तरह हम लॉ में हेल्प लेते हैं इन चीज़ों की और वहां से इसको लेकर चलते हैं। अच्छा जी, चलिए आगे। फिर एक आखिरी लफ्ज़, इसके बाद हम शुरू करने लगे हैं पढ़ना। सब्जेक्ट टू, ये उसका रिवर्सल है, ओवरराइडिंग का रिवर्सल है। ओवरराइडिंग में हमने क्या कहा था? यार वहां जो भी लिखा है उसको छोड़ दो फिलहाल, बल्कि क्या करो, जो यहां लिखा है सिर्फ इसकी मानो। लेकिन जब किसी सेक्शन में हम लफ्ज़ सब्जेक्ट टू लगा दें तो ये क्या करता है? ओवरराइडिंग अफेक्ट टू अदर प्रोविजन, नॉट ऑन अदर प्रोविजन। वहां क्या लिखा हुआ था? वहां क्या लिखा हुआ? ऑन अदर, यानी उससे सुपीरियर हो गया, और यहां हो गया वो सुपीरियर हो गया। मसलन क्लास में आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है ना? इजाजत नहीं लेनी। अच्छा जी, मसलन कहीं लिखा हुआ है कि हर शहरी का हक है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, ठीक है? हर शहरी का हक है कि वो जाए, टेस्ट दे और ड्राइविंग लाइसेंस ले ले। लेकिन किसी और जगह लिखा हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए 18 ईयर्स की एज होना जरूरी है। लेकिन एक दूसरे सेक्शन में लिखा हुआ है हर शहरी का हक है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। अब हम इन दो सेक्शन को जोड़े बगैर अगर पढ़ें तो क्या सही बात समझ आएगी? नहीं समझ आएगी ना। अलग लिखा हुआ है एक सेक्शन में कि हर शहरी का हक है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले ले, एक दूसरे सेक्शन में लिखा हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेते वक्त आपकी एज 18 ईयर होना जरूरी है। अब इनको दो को जोड़ना है आपस में। जोड़ने के लिए क्या लफ्ज यूज करेंगे? जहां लिखा है ना, जिस सेक्शन में लिखा है ना हर शहरी का हक है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले ले, उस सेक्शन में हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू, लेट्स अज्यूम वो बात सेक्शन 5 में लिखी थी, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5। इसका मतलब है पहले सब सेक्शन 5 को पूरा कर लो, फिर हर शहरी का हक है कि आकर लाइसेंस ले ले। इसका मतलब है जब सब्जेक्ट 2 लगता है तो कोई सेक्शन रेफर हो जाता है कि यार पहले वो जो वहां चीजें लिखी है ना वो पूरा कराओ, फिर आ जाओ। जी आप सब लोग क्लास में आ जाएं, सब्जेक्ट 2 क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई, आप आई कैप एग्जाम में अपीयर होंगे, सब्जेक्ट 2 क्या आपने एग्जामिनेशन की सारा प्रोसेस पूरा किया वो। तो सब्जेक्ट 2 असल में किसी दो चीजों को कनेक्ट करने के काम आता है, और जिसको कनेक्ट किया जाता है पहले उसकी शर्त पूरी करनी पड़ती है। बात समझ आ गई है? जैसे ही सेक्शन में चलेंगे तो फिर ये बातें आपको समझ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए हमने कोशिश की कि आपको अल्फाज से खेलना सिखाएं। लफ्ज बताएगा अब आपको कि अच्छा अच्छा हाँ इसका ये मतलब हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है। अच्छा जी, एग्जाम्पल बीच बीच में आते हैं। आखिरी एक और बात कर लें, दो लफ्ज लॉ और इस्तेमाल करेगा शेल वर्सेस में। जब लॉ ने कोई बात कंपल्सरी कहनी होगी तो लफ्ज शेल लगेगा। ये तो नॉर्मल इंग्लिश की भी बात हो सकती है, मैंडेटरी बात।
इसका मतलब है ऑप्शन कोई नहीं है। और जब में लगेगा तो ऑप्शनल बात आ गई, ठीक है ना। मसलन सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, अब देखें सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, इसका मतलब है ऑर्डिनेंस सुपीरियर हो गया। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। अब आप इंटरप्रेट कर सकते हैं ना इसको, इसका क्या मतलब है? हर बंदे ने टैक्स देना है, उसकी मर्जी है? नो, लाजमी है कि उसने टैक्स देना है। शैल, सेक्शन 74 सब सेक्शन 3, अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज 12 मंथ। ये भी आज बात आ भी जाएगी। मे, अ पर्सन मे अप्लाई, जरूर अप्लाई करना है? नहीं, उसकी मर्जी है, ऑप्शन है। हाँ, उसका राइट क्रिएट हो रहा है कि वो अप्लाई कर सकता है इस बात के लिए। क्लियर हो गई बात जी? ओके जी, चलिए अब आगे जी हम बाकायदा अब सेक्शन का आगाज करने लगे। सेक्शन 4 से हम पढ़ने का थोड़ा सा आगाज करते हैं जी। तो आप याद रखेंगे, अच्छा वो ग्रुप में आप में से कुछ बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी वो नोट्स भेज दें। ग्रुप असल में आज के दिन तक आपके पास शाम 6-7 बजे तक का टाइम है। जिन बच्चों ने ऐड होना है वो ऐड हो जाएं, ठीक है ना, और ताकि फिर मैं उसमें चीज़ें शेयर कर सकूं। तो अभी मैं दानिस्ता शेयर नहीं कर रहा, और ग्रुप में आप सब काफ़ी सारे बच्चे ऐड हो गए हैं, लेकिन अभी रहते हैं, मुझे बैच की तादाद देखकर नज़र आ रहा है। तो जो लोग रह गए हैं वो आज ऐड हो जाएं, फिर शाम में इंशाल्लाह ताला मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, हो सकता है कोई खुदा ना खास्ता क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा, आपको पता है मैंने कल शेयर भी किया था, किसी दिन कोई एक आधी छुट्टी आ जाए खुदा ना खास्ता, तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने कल भी कहा कि ये सारा इतना सा कोर्स होता है, ये सब ऐसे ही है। अच्छा जी, आइए जी सेक्शन नंबर 4 से आगाज करें। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। अब जरा गौर करते हैं जी क्या हो रहा है। ये इनकम टैक्स शैल, पहली बात कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? क्या मतलब है? कंपल्सरी प्रोविजन आ रही है लॉ की, आपकी मर्जी नहीं है, आपका दिल करे। अगर यहां वो लिख देता इनकम टैक्स में बी इम्पोज, तो आपकी ऑप्शन है यार, देना दे दे, नहीं देना ना दे। शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। अब जब मैं इस डेफिनेशन को पढ़ने लगा हूं, मैंने अंग्रेजी में पढ़ लिया, तो मुझे ख्याल आया यार टैक्स ईयर का क्या मतलब है। अब लॉ के पास दो ऑप्शन है, या तो खामोश हो जाए, खामोश हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा, मैं टैक्स का मीनिंग डिक्शनरी से देखूंगा, ईयर का मीनिंग डिक्शनरी से देखूंगा, ये लिखा हुआ है लॉ में। एक लफ्ज पर्सन इस्तेमाल हुआ है, अब पता नहीं अंग्रेजी वाला पर्सन इस्तेमाल हुआ है कि कोई खास इस लॉ का पर्सन है। एक लफ्ज टैक्सेबल इनकम इस्तेमाल हुआ है। अब यहां किसने रोल प्ले करना है? सेक्शन 2 ने रोल प्ले करना है। मैं देखूंगा कि यार इन अल्फाज में से कोई लफ्ज सेक्शन 2 में तो नहीं डिफाइन हुआ, अगर वहां चला गया है तो फिर तो इसका कोई खास मीनिंग है यहां पर, और अगर वहां नहीं लिखा हुआ तो बस ठीक है, फिर जो अंग्रेजी पढ़ के मुझे समझ आ रही है वो इसका मीनिंग है। ये कल हम बात कर रहे थे। तो जैसे ही आप सेक्शन 2 में जाएंगे तो टैक्स ईयर भी वहां डिफाइन हुआ है, पर्सन भी वहां डिफाइन हुआ है, टैक्सेबल इनकम भी वहां डिफाइन हुआ है। इसका मतलब है इन तीन बातों का मीनिंग हमें कहां से उठाना पड़ेगा? सेक्शन 2 से उठाना पड़ेगा। अच्छा, फिर थोड़ा सा जैसे तरक्की हो रही है तो ना, इनोवेशन हो रही है, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो लेजिस्लेटर भी, यानी लेजिस्लेटर जब हम कहते हैं इसका मतलब है कानून बनाने वाले लोग। कल हमने बात की थी ना, लेजिस्लेटर असल में कौन है इस वक्त? कौन है वो? ये जो कनटुटे हमारे मुल्क में जो पहुंचे हैं असेंबलियों में, और इसमें अनफॉर्चुनेटली ये लेजिस्लेटर है। तो मुराद है मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर सेनेट्स, दे आर द लेजिस्लेटर एट द टाइम। ओके, अच्छा, तो ये सारे अल्फाज वहां इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं कह रहा था कि
जैसे जैसे तरक्की हुई तो हमने लॉ का स्ट्रक्चर भी ना थोड़ा चेंज भी कर दिया। पहले हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि तमाम डेफिनेशन सेक्शन 2 में आएंगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, जैसे यूजर फ्रेंडली होते हैं ना, बाद दफा क्या करते हैं, किसी डेफिनेशन को जहां उसने इस्तेमाल होना है, मसलन सेक्शन 75 चल रहा है फर्ज किया, तो वहीं लिख दिया। तो आज हम उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, सम टाइम डेफिनेशन उस सेक्शन के पास ही लिख दी जाती है और फिर सेक्शन 2 में लिख दिया जाता है एज डिफाइंड इन सेक्शन 75। ठीक है ना, लिखी आनी होती, मतलब टैक्स ईयर, वो कहता है जी एज डिफाइंड इन सेक्शन 74। डेफिनेशन कहां जाके मिलेगी मुझे, 74 में मिलेगी जाके, लेकिन रेफरेंस कहां मिलेगा, सेक्शन 2 में मिल जाएगा। अच्छा जी, तो जनाब देखते हैं आज हम पहली डेफिनेशन टैक्स ईयर से आगाज करते हैं। ये 3 चीजें हैं जो डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ये कौन से मीनिंग है, जो कि सेक्शन 2 में नजर आते हैं। अच्छा जी, नौ टैक्स ईयर को लॉ ने 3 दफा डिफाइन किया हुआ है। लॉ ने 3 डेफिनेशन दी है मुझे टैक्स ईयर की। एक के बारे में लिखा है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक के बारे में क्या लिखा है, नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ending on 30th day of June and is denoted by calendar year in which said date fall। पहली डेफिनेशन हम जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12। अब अगर गौर करें हम, तो ना ये मीन्स वाली डेफिनेशन है ना ये इंक्लूड वाली डेफिनेशन, ये नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है ना, इस डेफिनेशन में कितने करेक्टरिस्टिक्स आए, उसने एक करेक्टरिस्टिक्स, एक अहम बात उसने बताई है कि 12 मंथ का पीरियड होगा ये, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अच्छा, अब 12 मंथ तो कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी काउंटिंग कर पूरे हो जाएंगे, तो क्या ऐसा अलाउ किया उसने, वो कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये वो वाले 12 मंथ होंगे जो जून में आके पूरे हुआ करेंगे। अच्छा, ये बात 2 तरह से लिखी जा सकती थी, लेजिस्लेटर भी जरा उल्टी सीधी बातें लिखता ना, ये भी तो कहा जा सकता था कि जो जुलाई से शुरू होगा, क्योंकि 1 जुलाई से शुरू होगा तो 30 जून पे खत्म होगा ना, लेकिन उसने एंड की बात कर दी है, एंडिंग ऑन 30th जून। इसका मतलब है कंपलसरी हो गया ना स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई, लेकिन उसने कंडीशन स्टार्टिंग की नहीं लगाई। अब कोई बच्चा कहता है सर मैं ठीक लिख के आया था, मैंने कहा था स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, नो गलत हो गया। लॉ तो स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा, लॉ तो किसकी बात कर रहा है, एंडिंग की बात कर रहा है। तो हमें जब भी लॉ पढ़ना है, हमने देखना है इसकी पंच लाइन क्या है। अब इस डेफिनेशन में मैं उसके बाद देखें, पहले मैंने ऐसे लिखा, फिर मैं इसकी पंच लाइन आपको समझा रहा हूं कि भाई इसमें जब आप लिखने लगे, भले थोड़े बहुत 19-20 अल्फाज आपके आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें नहीं चेंज कर सकते आप। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। और फिर आखिरी बात, इसको लिखा कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सैड डेट फॉल। अब इस बात को जरा समझते हैं। ये देखिए जरा, ये मैंने 2 साल आपके सामने ऐसे टाइमलाइन की शक्ल में बना दिया। कहां से शुरू हो जाए साल, कहां खत्म हो रहा है। जब कोई साल जनवरी से खत्म हो, दिसंबर, जनवरी से शुरू और दिसंबर में खत्म हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर। दिस इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। ठीक है, इसका मतलब है एट द मोमेंट वी हैव 2 कैलेंडर ईयर। बट व्हाट अबाउट टैक्स ईयर, वो कहता कब से शुरू करें, जुलाई टू, यहां से शुरू करें और कहां तक जाएं, जून तक। ये 2 कैलेंडर ईयर के बीच में से क्या निकल आया है, एक टैक्स ईयर निकल आया है। बात समझ आई। हमारा टैक्स ईयर कब शुरू होता है, 1 जुलाई से, और कब खत्म होता है, 30th जून को। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ गई, भाई लिखूं क्या, कौन सा ईयर है ये, 2021 के 22। अब इसमें भी हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते, इनोवेशन जैसे होती है, एवोल्यूशन का प्रोसेस, पुरानी बात है, हम ऐसे लिखा करते थे 2021 2022, पुरानी बात, टैक्स ईयर 21-22 है।
तो जो टैक्स के लोग थे, जो पढ़ने वाले थे, उन्हें समझ आ जाती थी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि यार 21 का जुलाई है और 22 का जून है। लेकिन फिर जब ये वाला ऑर्डिनेंस है ना, असल में इससे पुराना एक ऑर्डिनेंस था जो हमने कभी अपने दौर में पढ़ा था, 1979 का। आप पढ़ रहे हो 2001 का। 2001 वाले ने कहा यार ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, छोड़ो इसको। वो आसानियों का दौर शुरू हो गया था। उन्होंने कहा यार सीधा लिखें, ये जो जून की डेट है ना, जून की कौन सी डेट, कैलेंडर ईयर वाली, जून कौन से कैलेंडर ईयर में आ रहा है, तो कहता है यार टैक्स ईयर 22 कहलाएगा। को बात समझ आइए? टैक्स ईयर को डोनेट कैसे करेंगे, एब्रीविएट कैसे करेंगे, जून वाला कैलेंडर ईयर से। कैसे करेंगे, जून वाले कैलेंडर ईयर से। जरा वापस चलते हैं, डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। क्या लिखा हुआ था, डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच सेट डेट। सेट डेट कौन सी थी, क्योंकि जून का जिक्र आ रहा था, जून का जिक्र आ रहा था। अब जब भी आपसे डेफिनेशन एग्जामिनर ने मांग ली, जब भी डेफिनेशन मांग ली, आप भले थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज उसमें डाल दें, लेकिन ये 3 बातें नहीं लिखी तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। कौन कौन सी 3 बातें? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। नंबर 2, एंडिंग ऑन 30th जून, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। जी जी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, फिगर में भी लिख दें, कोई बात नहीं। क्या डेफिनेशन है जी? इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून एंड डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। ये बात समझ आ गई? और अगर ऐसे चल रहे हों तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर। इट्स अ नॉर्मल टैक्स ईयर। एक आम जाहिर है, नॉर्मल जब हम किसी चीज को क्या क्या कह रहे होंगे, क्या जनरली सारे लोग 80-90% इसमें फॉल करते होंगे। इट्स अ नॉर्मल कि यार हमारी क्लास हो रही है तो आपने रोज पढ़ने आ रहे हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो मैसेज आ जाएगा। ऐसे ही है ना, नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। ज्यादा लोग किसको फॉलो करेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर को फॉलो करेंगे। और डेफिनेशन क्या है, इट्स अ पीरियड ऑफ एंडिंग ऑन डिनोटेड बाय इन विच। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आ गया स्पेशल टैक्स ईयर। इसका मतलब है यार सारे लोग नॉर्मल में फॉल करेंगे। कोई बंदा ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो कह यार मैं तो भाई इस वक्त की रेट। अच्छा, टैक्स ईयर होने का मतलब क्या है, एक बात और छोटी सी कर लें। टैक्स ईयर होने का मतलब है यार इस साल की यहां से लेकर यहां तक की इनकम का मैंने गवर्नमेंट को हिसाब किताब देना है। मेरा कितना टैक्स बनता है, उसकी मैंने रिटर्न फाइल करनी है, उसका मैंने इनकम टैक्स जमा करवाना है, सारा कुछ करना है। कहां से शुरू करके कहां तक, जुलाई से लेकर 30th जून तक। कब हिसाब किताब देने आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आमतौर पर यह 30th सितंबर आखिरी डेट हुआ करती है। जुलाई से लेकर जून तक की इनकम का मैंने हिसाब किताब देना है, और कब देना है, 30th सितंबर को। जून को नहीं देना, जून तक का तो खाता बनाना है ना, जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है ना, फिर उसके बाद कोई टाइम मिलेगा ना कि यार वो किताबें मुकम्मल कर लें, सारा कुछ कर लें, तो वो वाला टाइम मिलेगा आपको। अच्छा जी, स्पेशल टैक्स ईयर, वेयर अ पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या मतलब, जुलाई से शुरू ना हो, जून पे खत्म ना हो। और वेयर बाय एन ऑर्डर a person has been allowed by commissioner to use 12-month period different from normal tax year. Such income year or such period shall be person's tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of special tax year fall. जरा एक्सप्लेन करते हैं। जो स्पेशल टैक्स ईयर है ना, ये भी पीरियड ऑफ 12 मंथ है। पहली बात, आपने हिसाब 12 माह का ही देना है। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। लेकिन वो शर्त खत्म हो गई कि जून पर ही इसका एंड हो रहा हो, जून पर ही इसका एंड हो रहा हो,
ये वाली शर्त खत्म बीच में से कर दी। और वो कहता है ये शर्त दो तरह से खत्म हो सकती है। वेयर अ पर्सन इनकम टैक्स ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। या तो गवर्नमेंट कुछ लोगों को कह दे कि भाई इनका टैक्स ईयर नॉर्मल वाला नहीं है, ये वाला है, या वो इजाजत ले लें किससे? कमिश्नर से। ठीक है ना? मैं जाऊं कमिश्नर को कहूं यार जून में तो भाई हम लोग तो जो एजुकेशन के लोग हैं हम अपने कॉलेजेस का हिसाब जून में नहीं दे सकते भाई, हमारी फलां वजह है, फलां वजह है, फलां वजह। अगर कमिश्नर अलाउ कर दे तो फिर हमारा टैक्स ईयर कौन सा बन जाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर में कॉमन बात क्या है? 12 मंथ पीरियड है। दोनों के दोनों क्या हैं? 12 मंथ पीरियड है। स्पेशल ईयर भी 12 मंथ का है और नॉर्मल भी 12 मंथ। हाँ, इसकी एंडिंग कहीं भी हो सकती है। जरा सोचिए, इसकी एंडिंग सोच लें शाबाश, 30 जून नहीं हो सकती। बाकी 11 महीने कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि 30 जून आएगी तो नॉर्मल में फॉल कर जाएगा। इसका मतलब है जून ना हो, बाकी जो मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है। मार्च क्लोजिंग एंड हो सकता है। तो फिर यकीनन शुरू कहां से हो रहा होगा? फरवरी से। फिर ही तो 12 महीने बनेंगे ना। ठीक है ना? 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। 1 अक्टूबर को शुरू होगा और 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी को शुरू हो रहा होगा और 31 दिसंबर को। तो ये सारे क्या कहलाएंगे फिर? स्पेशल टैक्स ईयर। अब फड्डा एक रह गया। इसको शो कैसे करेंगे? अब जरा गौर करते हैं, जरा इसी टाइमलाइन पर आते हैं। फर्ज करें मेरा स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल को, खत्म कब होगा? 31 मार्च। अब लिखना क्या है? टैक्स ईयर कहलाएगा कौन सा? ठीक है ना? इसका आसान टोटका क्या है? जहां ये ईयर क्लोज हुआ है ना, उसके बाद आपने देखना है इमीडिएट जून कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है। अब जून किसका आएगा? 22 का ही आएगा ना। तो इसको हम 2022 से शो किया करेंगे। इमीडिएट जून देखना है कि उसके बाद जून कब आएगा। जिस कैलेंडर ईयर का जून आएगा हम इसे उससे शो करेंगे। पहले समझ लें, लिखने के लिए, एग्जामिनर की तसल्ली के लिए। फिर जो लफ्ज वहां लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि उसने ये बात जरा मुश्किल तरीके से लिखी है। बात क्लियर हो गई? कब शुरू हुआ ये मेरा? 1 अप्रैल से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? अच्छा जी, टैक्स ईयर खत्म हो गया कि सारा कुछ ही खत्म हो गया? वो तो नहीं लगा। तो कॉल करो जरा इधर। तो मैं कल एनर्जी सेविंग मोड पे लगा दिया। अच्छा जी, आगे देखते हैं। हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं जी। हमारा एक ईयर शुरू हुआ 1 अक्टूबर से, कब खत्म होगा? 30 सितंबर। ऐसे ही है ना? ये कौन सा टैक्स ईयर कहलाएगा? हाँ, नहीं, पहले तो बताए ना, नॉर्मल के स्पेशल। कैसे पता चला कि स्पेशल है? कैसे पता चला स्पेशल है? जून में एंड नहीं हो रहा। स्पेशल का डिसीजन कहां से होता है? एंड से डिसीजन होता है। क्या ये जून है? जून तो नहीं, इसका मतलब है नॉर्मल तो नहीं। फिर एक दूसरी बात देखनी चाहिए, क्या 12 मंथ ही हैं? बस कंफर्म हो गया कि कौन सा ईयर है? स्पेशल। कैसे शो करें? 2022 23 जून कब आएगा? 2023 का जून आएगा ना। मैंने अभी क्या बताया कि देखना जून कब आएगा। या तो वो डेट ही जून होती है नॉर्मल में,
वही जून होती है, तो उसको उठा के लिख देते हैं। और अगर वो खुद जून नहीं है तो फिर क्या देखते हैं, अब जून कौन सा आएगा, अब जून कौन सा आएगा, 23 का आएगा। बात समझ आई है? लेकिन इस बात को लेजिस्लेटर ने अपनी औकात दिखाकर ही लिखा है, मुश्किल करके। ये जो आखिरी बात मैं कह रहा हूं ना, मुश्किल करके लिखी हुई है। उसने कैसे लिखी है, वो कहता है यार ये जो सेट डेट है ना, इसको चेक करो ये कौन से नॉर्मल वाले टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। अब अगर मैं नॉर्मल टैक्स ईयर सोचूं तो 1 जुलाई से नया टैक्स ईयर शुरू हो गया था ना, 22 तो खत्म हो गया था, यहां से आगे कौन सा टैक्स ईयर शुरू हो गया था, 23। तो उसने ये लैंग्वेज ऐसे लिखी। हम इसको इजी करके क्या बता रहे हैं आपको कि जून देख लिया करें, अब जून कौन सा आना है बस, ठीक है ना। लेकिन लेजिस्लेटर ने इस बात को कैसे लिखा है, उसने, अगर आप स्पेशल ईयर में जाएंगे तो उसने देखें कैसे लिखा है, शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। पढ़ें इसको, देखें ये बात आपको क्लियर हो गई है वो क्या कह रहा है। पढ़िए शाबाश इसको एक दफा। shall be denoted by calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the क्लियर हो गई बात? ओके, तो जरा इसको याद करना है। अब इसके याद करने में भी हमें क्या क्या चीजें जरूर करनी है, वही 12 मंथ्स है, और फिर उसको डिनोट कैसे करेंगे ये बताना है। फिर ये भी बताना है कि अच्छा जी क्या खुद ही कमिश्नर की इजाजत से काम हो रहा होगा, ठीक है, या गवर्नमेंट कुछ लोगों को पहले से ही नोटिफाई कर देगी कि भाई आप लोगों का ये ईयर है। यानी वो क्यों किया होगा गवर्नमेंट ने नोटिफाई, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस हो गया होगा ना कि यार ये लोग तंग हो रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में शुगर वालों का स्पेशल टैक्स ईयर है, बैंक्स वालों का स्पेशल टैक्स ईयर है, कोई और लोग भी इस तरह से अपना टैक्स ईयर बनवा सकते हैं। खैर अभी आगे चलते हैं इसके ऊपर। The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular clause of। अच्छा, अब 2 लफ्ज हमने इस्तेमाल करने हैं यहां पर। एक लफ्ज हमने इस्तेमाल करना है बोर्ड। बोर्ड का क्या मतलब है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR, ठीक है ना। जब हम लफ्ज बोर्ड कहते हैं ना तो ये ज्यादा हायर अथॉरिटी की बात हो रही है, बोर्ड, ठीक है ये लफ्ज। अच्छा, बाद दफा हम यहां पर FBR भी लिख देंगे, बाद दफा बोर्ड लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा एक जिक्र आएगा किसका, कमिश्नर साहब का। कमिश्नर कौन है, उस FBR का एक नुमाइंदा। एक इदारे का नाम आ रहा है, एक उसकी डेजिग्नेशन का नाम आ रहा है। आपके ख्याल में कौन बड़ा शोर है, इदारा? इदारा इदारा कब इन्वॉल्व होगा, जरा गौर करें यहां क्या लिखा है। द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। एक है पर्सन और एक है क्लास ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल। मुझे एज ए राइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है और मैं चाहता हूं यार मेरा टैक्स ईयर जून से हटा के सितंबर कर दो। और एक है हम सारे एजुकेशनिस्ट को कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम कलेक्टिवली कह रहे हैं कि यार हम एजुकेशनिस्ट का ईयर चेंज कर दो। इन दोनों बातों में फर्क नजर आ रहा है ना। अगर तो हम सारे जाना चाहते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, क्लास ऑफ पर्सन। क्या मतलब, सारे शुगर बनाने वाले लोग, सारे ऑटोमोबाइल्स बनाने वाले लोग, सारे एजुकेशन वाले लोग, सारे सीमेंट वाले लोग। बात फॉलो कर रहे हैं? ये क्या कहलाएंगे, क्लास ऑफ पर्सन। अगर सारों को मसला है तो FBR में जाएं, बोर्ड के पास जाएं, बोर्ड अलाउ कर दे, ठीक है जी, सबका चेंज हो गया, खत्म हो गई बात। यार ये बंद हो गया था बीच में, फिर हमने लाया जुलाया तो चला है। ये कोई इसमें आपने वो एनर्जी सेविंग लाया? हाँ नहीं, लाइट तो फिर ऑन होता ना, सेटिंग चेक कर लेना इसको, ठीक है ना। अच्छा जी, तो फिर क्लास ऑफ पर्सन सारों ने जाना है तो, और अगर किसी एक ने जाना है तो फिर वो कमिश्नर के पास जाएगा। सारों ने जाना है तो किसके पास जाएंगे,
बोर्ड के पास जाएंगे, और किसी एक ने जाना है तो किसके पास जाएंगे? कमिश्नर के पास जाएंगे। ओके जी। तो जनाब क्या हुआ, जैसे यहां लिखा हुआ है कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया भाई आपका 1 अक्टूबर से शुरू हुआ करेगा, 30 सितंबर पे खत्म होगा। ये क्लास ऑफ पर्सन की एग्जांपल है जी बेटा। जी जी नहीं, अगर हर इदारे की कोई वो एसोसिएशन बनी होती है ना, जब एसोसिएशन जारी होगी तो किसके पास जाएगी? डायरेक्ट बोर्ड के पास, ठीक है ना। यानी उस वक्त अथॉरिटी बोर्ड की यूज हो रही होगी, जाहिर है सामने तो कोई बंदा ही होगा ना, लेकिन अथॉरिटी किसकी यूज हो रही होगी? बोर्ड की अथॉरिटी यूज हो रही होगी। अच्छा, जब हम आगे चलेंगे, असल में मैंने जो रिटर्न जमा करानी होती है, मेरा कोई एक स्पेसिफिक कमिश्नर होता है, मेरी रिटर्न का एक स्पेसिफिक कमिश्नर है। मुझे मसला है अकेले को, तो मैं अपने कमिश्नर के पास चला जाऊंगा खाली, ठीक है ना। एफबीआर के सारे लोग एफबीआर की हैं, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है जैसे हम कॉलेज में बैठे ना, एक मैं हूं, कोई मसला आया आपको, आप मेरे पास आ गए कि यार सर की क्लास है, सर की क्लास का ही मसला है, सर से बात कर लेते हैं। एक है आप प्रिंसिपल के पास चले गए, बात समझ रहे हैं। अब अगर हम डिफाइन करें, हम कहें यार अगर सारे ही बच्चों को मसला है तो प्रिंसिपल के पास जाओ, और अगर किसी क्लास को, किसी इंडिविजुअल को मसला है तो यार फलां बंदे के पास चले जाओ। ये ऐसे समझ लें आप इस बात को। ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, इनको दे दिया, बैंक्स, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है ना। ये किसकी एग्जांपल्स आ गई हमारे पास? क्लास ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स। अब पर्सन की बात हो रही, अब पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन नहीं, क्लास ऑफ पर्सन डिस्कस कर रहे हैं। अब पर्सन में अप्लाई, जरूर अप्लाई करना है, ऐसे ही है ना। हाँ शाबाश, देखिए अब आपको समझ आना शुरू हो गया ला कि नहीं नहीं यार आपकी ऑप्शन है, आपको कोई मसला है तो अप्लाई कर दें, नहीं है तो आराम से करें काम। लेकिन अगर यहाँ शेल लगा दें फिर तो लाजमी जाना भाई आपने। यही वो बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि इंशाल्लाह आप खुद पढ़ना शुरू करोगे, आपको खुद समझ आएगी कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग, फोन करके कह दें कि जी मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दें राइटिंग में, ठीक है। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू, किसको कह दें? मोहल्ले वाले को, साथ वाले हमसाए को नहीं, कमिश्नर, टू अलाउ हिम टू यूज अ 12 month पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर, एंड कमिश्नर लाजमी अलाउ करेगा फिर आपको? नहीं नहीं, उसकी ऑप्शन रखी है अलाउ ने, कमिश्नर में अलाउ। यानी अगर उस राइटिंग वाले के साथ भी नीचे कुछ कागज होते हैं जिसके ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर लगी होती है तो फिर वो शेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना जी। मैंने कहा शायद फतवा लगा लेंगे कि सर आपने रिश्वत की बातें सुबह शुरू करती हैं, मैंने डर गया वहां से। दोबारा करिए। पिछले वाला मैं नहीं समझा आपकी बात, सॉरी। नहीं कैसे हो रहा है बेटा बातें जी। नो, ज़कात वाला नहीं रूल लगाना इस पे। हर बंदे ने नॉर्मली, आप सब लोग, कोई 120 बच्चे बैठे हुए इस क्लास में, आप समझो आप सब बड़े हो गए होगा, ठीक है, आप कमाई कर रहे हो, और वो खुश नसीब लोग भी हो जो पाकिस्तान में थोड़े ही हैं जो टैक्स देते हैं, ठीक है ना। तो आपने सबने कब टैक्स देना है? हमेशा जुलाई से जून, हमेशा जुलाई से जून, आपका कोई इख्तियार नहीं है इसके अलावा। सब लोग हम बाई डिफॉल्ट कहाँ फॉल करते हैं? नॉर्मल में। हाँ, किसी को कोई मसला हो गया है, वो कहता है यार मैंने तो सर्जरी कराई है, मैंने अभी गवर्नमेंट को लिखा कि यार मैं सर्जरी के प्रोसेस से गुजरा हूँ, मेरी डेट एक्सटेंड कर दें, मैं अभी अपने इस हालत में नहीं हूँ कि अपने इनकम टैक्स के मामला आपसे डिस्कस कर सकूँ। हमेशा 1 साल का हिसाब लगाना है आपने। क्या आप कभी भी कमाई आपकी शुरू हुई ना, मतलब आपकी जॉब शुरू हुई 1 जनवरी को, जून आ गया, बस इस साल आपको हम जुलाई से ही कंसीडर करेंगे। आप जुलाई से जून का हिसाब लगाएं आपने कितने पैसे कमाए हैं। एक लिमिट है ना, उससे ऊपर जाएं तो आपने टैक्स देना होता है। अब आप देखें कि क्या आपने जनवरी से कमाना शुरू किया है, फर्ज कर लेते हैं अभी आसानी के लिए 5 लाख कमाया तो गवर्नमेंट कहती है टैक्स दो। आपने जनवरी से ही शुरू किया,
लेकिन आपने 9 लाख रुपया कमा लिया, तो बस इस साल जनवरी से जून तक का हिसाब दे रहे होगे, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, जुलाई से जून तक का हिसाब दे रहे हो। आप कहां फॉल कर गए, नॉर्मल में। ठीक हो गया। एक आदमी ने जून में ही पहली ट्रांजैक्शन किया, उसे 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, फंस गया भाई। 2 टैक्स इस साल का, लेकिन कौन से, उसमें नॉर्मल में। नॉर्मल में यहां प्रॉब्लम वाले लोग जाएंगे जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, इनकी बात कब सुनेंगे भी, इसी उसमें डिस्कस करने लगे। पहली बात, किसके पास जाना है, किस, कब, अगर इंडिविजुअल हो, किसके पास जाना है, कब, अगर इंडिविजुअल हो, और अगर इंडिविजुअल नहीं हो तो फिर बोर्ड के पास जाना है, फिर बोर्ड के पास जाना है, ठीक है ना। ओके, तो मे के साथ दोनों जगह, कमिश्नर के लिए भी मे इस्तेमाल हुआ, मेरे जाने के लिए भी मे इस्तेमाल हुआ। ओके, द कमिश्नर शेल ग्रांट परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल स्पेशल इफ पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। कमिश्नर शेल वगैरह जरूर आपको दे देगा, लेकिन आपने क्या साबित करना है कि कंपेलिंग नीड, के मैं मर जाऊंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। कंपेलिंग नीड का मतलब है कि उस कागज के नीचे भी कुछ लगा हुआ है कि नहीं लगा। कंपेलिंग नीड का मतलब है कि आप साबित करें कि यार मेरा कारोबार बड़ा मुतासिर हो रहा है, फुला है फुला, यानी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कमिश्नर वो बात हो जाए कि हाँ यार वाकई ये जेन्युइन केस है। कंपेलिंग नीड का ये मतलब है। लेकिन लॉ ने उसको थोड़ा सा, द कमिश्नर मे इंपोज कंडीशन वाइल गिविंग, वो कहता है ठीक है भाई इजाजत तो दे रहा हूं, लेकिन बस 3 साल के लिए है, कंडीशन लगा दी कोई भी, लेकिन यहां कोई कंडीशन बताया नहीं लॉ ने। उन्होंने कहा मे इंपोज, जरूरी नहीं कि कंडीशन लगाकर ही आपको लेटर जारी करे, मे इंपोज। कोई कंडीशन लगाना चाहता है कि जी ठीक है मेरी बेगम को एक एसी पसंद आया हुआ है, पहले वो घर में बुझाओ तो फिर मैं दे देता हूं, ठीक है ला करा जी, कोई बात नहीं लगा दो कंडीशन। नहीं ये वाली नहीं कह रहा, वो कुछ और कह रहा। अच्छा जी, an order by the commissioner of change in tax year shall be passed after providing applicant an opportunity of being heard। ये लफ्ज जरा अंडरलाइन करें, opportunity of being heard। इसका क्या मतलब होता कि यार उसका मौकफ तो सुन लो। आपने कैसे अप्लाई किया है, राइटिंग में, तो यार उसको हेयरिंग पे बुलाओ ना कि आ जाओ यार फलां दिन आ जाओ, बताओ मुझे क्या बताना होगा आपने जाके, कंपेलिंग नीड। जब कमिश्नर बुलाएगा तो या आप खुद जाओगे या आपका नुमाइंदा जाएगा, वो जाके क्या साबित करेगा कि यार हम क्यों मांग रहे हैं, ये कंपेलिंग नीड क्या है हमारी, ऐसे ही है ना। वो कहते हैं यार उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप खाली एप्लीकेशन देखकर ही ये नहीं कह देंगे कि भाई कोई नहीं अलाउ आपको करना। अच्छा जी, इफ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड कमिश्नर शेल मेंशन, जी जनाब, तो यहां शेल का इस्तेमाल हो रहा है। कमिश्नर को यह नहीं कहा गया कि भाई आपका दिल करे तो लिख देना रीजन, दिल करे तो ना लिखना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शेल मेंशन इन ऑर्डर द रीजन फॉर, इसका मतलब है हम राइटिंग में अप्लाई करेंगे और वो भी हमें राइटिंग में रिजेक्शन देगा। फिर अगर वो कहता है कि नहीं, अच्छा वो क्यों कह रहा होगा कि नहीं, क्योंकि वो आपकी कंपेलिंग नीड को समझ नहीं पा रहा, या आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या उसने कहा यार ये कोई कंपेलिंग नीड नहीं है। मतलब कहता है यार मैं तो ना भाई हर साल इस टाइम पे ना मैं मुल्क से बाहर गया होता हूँ सैर करने, तो कहता है भाई ना जाओ, तुम अपनी रिटर्न जमा करो, तुम्हें किसने कहा। वो भी इसको मुल्क से जाने की बात को कोई कंपेलिंग नीड नहीं समझ रहा, ठीक है ना। ओके, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड विथड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स। आपको पहले आप गए, आपको इजाजत मिल गई, ओके जी कर लें जी, टैक्स ईयर चेंज कर लें। अब आप उसके हिसाब से चल रहे हो, कमिश्नर को बाद में ख्याल आया यार नहीं इसको मुझे विथड्रॉ कर लेना चाहिए, तो क्या करें, बस आपको लेटर लिख दे कि जी आपका नॉर्मल टैक्स ईयर विथड्रॉ हो गया। नहीं 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 नहीं, कमिश्नर मे बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, पहले आपको फिर बुलाए कि भाई हम आपका इनकम टैक्स ईयर विथड्रॉ करने लगे। दी हुई इजाजत भी वापस दे सकते हैं। इजाजत लेते वक्त आपने टेलीविजन भिजवाया था,
बाद में उसने कहा यार एक मोबाइल आया है बड़ा अच्छा, बस ऐसे ही बताया, वो ये नहीं कहा कि मुझे दे दो। लेकिन आप खुद भी तो समझदार आदमी ना, अल्लाह ने आपको भी अकल दी है, लेकिन आपने मोबाइल नहीं भिजवाया। तो उसने कहा यार आना जरा, वो जरा कंपेलिंग नीड बताना मुझे कि क्या बना है उसका। ठीक है, लोग कहते हैं लॉ में नहीं लिखा हुआ कहाँ रिश्वत लेनी है, ये वो बातें लिखी है। हाँ मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कि आपने कैसे करना है, मामलात खराब कर। कमिश्नर मे बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर विदड्रॉ परमिशन ग्रांटेड। ठीक होगी बात? इसका मतलब है परमिशन देने के बाद विदड्रॉ भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है कि अगेन आपको राइटिंग में और वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, भाई मोबाइल देने का अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करो ना। ठीक है, अच्छा जी, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर चेंज हुआ है, shall take effect from first day of special tax year। जाहिर है जो जिसमें भेजा आपको तो ये लेटर वहीं से अप्लाई होगा ना कि यार अच्छा जी अब आप ये वाला कर लेना। इसके दरमियान में तीसरे टैक्स ईयर की डेफिनेशन आनी है जो भी ये पेंडिंग है। ठीक है ना, जो आप सवाल पूछने लगे हैं वो इसके दरमियान में वो पीरियड आना। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर ने डिससेटिस्फाइड कब होंगे? आपने परमिशन मांगी थी, रिजेक्शन हो गई, या आपको परमिशन मिली हुई थी, विड्रॉ हो गई। यही दो डिससेटिस्फैक्शन आएंगी ना मेरी, नेचुरली ये दो डिससेटिस्फैक्शन होंगी। मैंने परमिशन मांगी थी, उसने रिजेक्ट कर दिया राइटिंग में, मुझे परमिशन मिली हुई थी, विड्रॉ कर दिया राइटिंग में। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर मे फाइल रिव्यू एप्लीकेशन टू बोर्ड। बोर्ड के पास जाएंगे कि यार देखो वो आईफोन 13 मांग रहा था और प्रो मांग रहा था, मैं उसे दूसरे वाला दे रहा था, ठीक है ना। मैं कहता है कोई एंड्रॉयड ले लो, तो नहीं माना, तो भाई ये मेरे साथ पर्सनल हो रहा है। तो आप रिव्यू एप्लीकेशन बोर्ड के पास लेकर जाएंगे। बोर्ड क्या है, इसका बॉस है ना, तब शिकायत लेके चले गए। आप प्रिंसिपल साहब के पास चले गए कि यार हमने सर को 2 दफ़ा कहा है कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही टैक्स की, तो फीस मांग रहे हैं। नहीं, फीस के मामले में किसी बच्चे को मुश्किल है मेरे से मिलने आप, तो कहने का मतलब ये, आप चले गए कि ये मसला आ रहा है, एक किस्म की आप शिकायत लेके चले गए। यही स्टेटस यहाँ पे, कमिश्नर से आपको मसला आ रहा है, आपको लग रहा है मेरे साथ पर्सनल हो रहा है, मेरी बड़ी जेन्युइन रीज़न थी, मुझे अलाउ हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं अलाउ हुआ, कोई बात नहीं, आप बोर्ड के पास चले जाइए, बोर्ड इसको दोबारा रिविजिट कर लेगा, लेकिन द डिसीजन बाय द बोर्ड शैल बी, अदालत नहीं जा सकते। हम बहुत सारे केसेस में अदालत जा सकते हैं, इस मामले में अदालत नहीं जा सकते बस, क्योंकि डिसीजन ऑफ द बोर्ड क्या हो गया है, फाइनल हो गया। अब आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि जनाब बोर्ड ने मुझे क्यों नहीं अलाउ किया, नहीं, खत्म हो गई बात। वो कहते हैं इतना बड़ा मसला नहीं है, क्या हो गया, कोई दूसरे 12 महीने का टैक्स देना, आप उसमें चले जाओ, इसमें कोई क़यामत थोड़े आ गई। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पर, लॉ ने ऐसे नहीं लिखा हुआ, या किताब में आप कहीं से भी पढ़ेंगे ना, ये बात ऐसे नहीं लिखी होगी, बल्कि अलग अलग प्रोविजन थी जो कि अलग अलग जगह पर पड़ी हुई थी। अब बीइंग अ टीचर मैंने क्या किया, इन सारी प्रोविजन को एक जगह इकट्ठा कर दिया, लेकिन ये लैंग्वेज वही है जो लॉ ने लिखी हुई है, ठीक है ना। चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू, एक स्लाइड बना दी कि यार ये 4-5 बातें आ रही, हालांकि ये कहीं अलग अलग बिखरी हुई लिखी हुई थी। फिर क्या हुआ, चेंज ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर टू नॉर्मल, लौट के बुद्धू घर पर, किसी को भाई स्पेशल में चला गया था और कहता भाई मैं तो बड़ा तंग हो गया हूं स्पेशल में आके, मुझे वापस नॉर्मल में ही भेज दो, सारा कुछ वैसे ही है। A person using special tax year may apply in writing to commissioner to allow him to use normal tax year and commissioner may allow him। सिर्फ सेग्रीगेट कर दिया है, क्योंकि एग्जामिनर जब सवाल पूछेगा, बाद दफा पूछेगा नॉर्मल में से निकल के स्पेशल में कैसे जाना है, और बाद दफा पूछेगा स्पेशल से वापस, तो सारी वही बातें। The commissioner shall grant the permission to change the tax year from special to normal only if person has shown a compelling need। नॉर्मली यहाँ कौन आ रहे होंगे, जिन्हें गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, सारे शुगर वाले स्पेशल में चले जाओ, एक कहता है नहीं यार मुझे तो नहीं सूट करता, तो स्पेशल से निकल के वापस आना चाह रहा है,
तो बताए क्यों आना चाह रहा है, कंपेलिंग नीड अपनी साबित करे। द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशन वाइल गिविंग परमिशन, सब वही बातें, सब वही बातें, सब वही बातें। बात क्लियर हुई? तो जनाब ऐसे चलना है आपके टेक्स्ट में। जो लॉ आप पढ़ने के लिए आए हैं, जिस सब्जेक्ट को आप सीखने के लिए इस क्लासरूम में सब लोग आए हुए हैं, उस सब्जेक्ट का ये मिजाज है। और ये नहीं कि ये कोई आगाज हो रहा है, सेक्शन ऐसे थोड़े बने हुए हैं कि कोई सिलेबस है, शुरू में आसान बात आएगी, फिर मुश्किल आएगी, फिर ऐसे होगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो प्रॉपर सेक्शन शुरू होगा। जी बेटा, कंपेलिंग नीड ये ना कि गवर्नमेंट ने कह दिया बेटा नहीं, गवर्नमेंट ने कह दिया कि सब शुगर वालों की ये डेट है। अब इसका मतलब है आप सबके लिए वो एक किस्म का क्या बन गया, नॉर्मल बन गया ना, गवर्नमेंट ने कह दिया। अब आप कंपेलिंग नीड बता रहे हो कि नहीं भाई उन दिनों में मेरे ये मसले होते हैं, मैं नहीं उसमें फॉल करता, तो अगेन आपने कंपेलिंग नीड बतानी, अगेन आपने कंपेलिंग नीड बतानी। तो आपने देखा कि हमने कल तो एक किस्म की ओरिएंटेशन सेशन था, हमने उसमें थोड़ी सी गुफ्तगू चलें कर ली। आज हमने कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जो कि नॉर्मली अगर आप किसी भी उसको देख रहे होंगे ना, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, पूरे पाकिस्तान के टीचर्स के लेक्चर्स आपके सामने नज़र आ रहे होते हैं, इंट्रो लेक्चर नज़र आ रहे होते हैं। तो आप देखिएगा कि 99% लोग कहाँ से शुरू करेंगे पढ़ाना, डायरेक्ट आके टैक्स ईयर की डेफिनेशन शुरू होगी। ये नहीं एक्सप्लेन हुआ होगा कि सब्जेक्ट 2 क्या था, मे क्या था, शेल क्या था, क्या हुआ। तो वो जो हम समझने की जिसमें कोशिश में है कि यार हमें पता चले अच्छा क्या क्रिएट हो रहा है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वो मिसिंग है। अब शुरू हो गया कि जनाब अब आपको रटाई लगाना है, फिर याद ही करना है आपने। तो हम ऐसी छोटी छोटी एडिशन करेंगे जिसके बाद आप खुद इंशाल्लाह ताला जब इस क्लास में हम कोई 50% कोर्स कवर कर चुके होंगे तो आप 100% इस काबिल हो चुके होंगे कि लॉ को खुद इंटरप्रेट किया करेंगे। बाद दफ़ा ऐसा होगा मैं यहाँ एक बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे नहीं नहीं सर ये तो बात बनती नहीं है, ये आप कैसे कह रहे हैं। और वही दिन हम देखना चाह रहे होते हैं कि आप कॉन्ट्राडिक्ट करें टीचर के साथ, आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो कि यस यार मैं खुद समझने के काबिल हो गया हूँ। फिर आप इन किताबों से, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से सबसे इंशाल्लाह ताला क्या आ जाएंगे, ऊपर आ चुके होंगे। और इसके अंदर हमें कोई बहुत लंबी एफर्ट लगानी नहीं है। आज हमने आकर कितना टाइम लगाया, पहले तो 15 मिनट लगाए होंगे नॉट विद स्टैंडिंग को, मे को, शेल को, सब्जेक्ट 2 को एक्सप्लेन करने में। तो इसलिए लॉ को उसके इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है आपने। दूसरी बात, क्लास के थोड़े से प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको ज़रा समझ लें। क्लास शुरू हो गई, जाहिर है हम कल्चर के मुताबिक एक रिस्पेक्ट देने के एतबार से हम एंटर होने से पहले इजाज़त तलब कर रहे होते हैं। नहीं, क्लास में आपने बगैर इजाज़त के आ जाना, ठीक है। मेरी क्लास में बैठने के लिए आपको किसी डिसिप्लिन की और कोई ज़रूरत नहीं है सिवाय एक डिसिप्लिन के, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस रिक्वायर्ड है क्लास में। यानी कभी आप बोल भी पड़े हैं तो कोई बात नहीं है, इंसान है हम सब, लेकिन जब टीचर यहाँ पहुँच गया ना, ये एक आखिरी वार्निंग है। मतलब आप मुझे क्लास में सवाल पूछ के, अगेन एंड अगेन पूछ के, मेरा चैलेंज होता है कि आप मुझे इरिटेट नहीं कर सकते। हाँ, मुझे इरिटेट एक ही तरह कर सकते हैं, आप शोर करें, मेरा पढ़ाने को दिल ही नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगेगा मैं गधों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। सॉरी, आप मेरे बच्चों की तरह, मेरी बेटियों की तरह, लेकिन फीलिंग ये आती है यार मैं किससे बात कर रहा हूँ। अगर ये मुझे सुनना ही नहीं चाह रहे तो मैं किससे बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस रिक्वायर्ड है। ये आप समझ लें मेरी पर्सनैलिटी का एक ड्रॉबैक है कि मुझे साइलेंस जो है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस रिक्वायर्ड है। मैं बस ये आखिरी बात, हाँ आप क्लास में आपने नाश्ता नहीं किया, आप आके नाश्ता भी साथ करें, क्लास भी पढ़ें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप में से बल्कि अपना नाश्ता भी लाएं, मेरा भी लाएं, ठीक है ना। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप क्लास में कोई बच्चा बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल मैंने टीच किया हुआ है बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके, वहाँ सब में बाई डिफ़ॉल्ट अलाउ होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये कोई अदब के ख़िलाफ़ नहीं है। आप आइए, आप क्लास में आपने चाय नहीं पी रखी, आप ऊपर से कैंटीन से चाय लीजिए ताकि मुझे मेरा कमीशन पहुँच जाए, और आप आराम से चाय पिए, ठीक है ना, और 2 ले आए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। जी आज हो जाएंगे इंशाल्लाह,
आज हो जाएंगी, आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं सिर्फ क्योंकि वो शेयर होने के बाद उन बच्चों तक नहीं पहुंचती जो बाद में ज्वाइन करते हैं, तो हम ग्रुप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं जी। सॉरी, लॉ में इस दफा दे देंगे यार, इस दफा दे देंगे ट्रीट की ना, ट्रीट। बोतल तो अलाउ ही नहीं रही कॉलेज में, है अवेलेबल नहीं होगी बोतल तो लीगली अलाउड नहीं कॉलेज में। मैं कह रहा हूँ बोतल ऊपर नहीं मिलती, कोल्ड ड्रिंक मिलती है ऊपर, कैंटीन में मिलती है, नहीं मिलती, लीगली अलाउड नहीं रही ना कोल्ड ड्रिंक। तो एजुकेशन, वो बाहर थोड़े जा रहे हैं हम। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, यहाँ से आगे चलेंगे।